नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। तो मैं आपको बता दूं कि इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद और माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी किराना मंडी गाजियाबाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लाफ्टर डोज को। तो आजकल जैसे हम लोग सोच भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं और सोच भी कह रहे हैं, देख भी कह रहे हैं, ये तो होता ही रहता है हमारे हिंदुस्तान में। कहीं ना कहीं तो इलेक्शन होता ही रहता है। अभी एक इलेक्शन चल रहा है, पीछे हो है कभी ग्राम पंचायत का, कभी लोकसभा का, कभी राज्यसभा का, कभी किसी स्टेट का, कभी किसी स्टेट का। तो हिंदुस्तान में तो भाई इलेक्शन का माहौल हमेशा ही पूरे साल में कभी ना कभी रहता है। अब इलेक्शन है तो रूलिंग पार्टी भी अपना पूरा जोर लगाती है और अपोजिशन भी अपना पूरा जोर लगाती है। खतरनाक खतरनाक जुमलेबाजी की जाती है भाई, सीधी सी बात। एक से बढ़कर एक वादे किए जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पे, आरक्षण के नाम पर, फलाने के नाम पे, ढिंकाने के नाम पर। अब पब्लिक देती है, पब्लिक को जो अच्छा लगता है देती है। सीधी सी बात है भाई। जीतने वाले जो हैं दाम साम दाम दंड भेंट सब कुछ इलेक्शन में जो लड़ने वाले हैं सब लगा देते हैं। उनको जीतने से मतलब है। वो कहावत है ना, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा भैया मैं नहीं बोलने वाला। पिछले कुछ सालों से कुछ ही बोलो तो भैया केस वेस हो जाता है। समझ रहे भैया? अब केस वेस कर देंगे, उसके पीछे ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, पता लगा जेल करवा दिया, शो मिलना बंद हो गए, जेल में पहुंच गए, जेल से बाहर निकले तो बिग बॉस मिलवा दिया, कोई और रियलिटी शो दिलवा दिया और किस्मत अच्छी रही तो भैया जितवा भी देंगे, लेकिन अंदर पुराने जो अपने जो केस हैं वो खुलवा देंगे। समझ रहे? अपने किस्से कहानियां बाहर आ जाएंगी और बाहर आके जीत गए तो भैया पार्टियां वार्टियां में जाना पड़ेगा, फिल्में मिल जाएंगी, सीरियल्स मिल जाएंगे और दूसरे रियलिटी शोज मिल जाएंगे। इन शॉर्ट थोड़ा बहुत फेमस कर देंगे। वो कहते हैं ना कि वो पुरुष ही नहीं जो जेल ना गया हो। तो आप समझ रहे? तो मीडिया को भी मिल जाता है आज के टाइम में मसाला। तो आज के टाइम में वही है कि भैया नाम उसी का होता है जो बदनाम होता है। बट अपने को ना भैया जेल जाने से बहुत डर लगता है। तो वो जेल में मैंने ना बहुत सुना है, फिल्मों में भी देखा है कि भैया जो स्मार्ट लौंडे होते हैं ना उनके साथ क्या क्या कांड होता है। वही जो जैसे हमने सुना है फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग के नाम पे काउच पे कुछ तो ठाए करते हैं। अब पता नहीं भाई, सुनी बातें हैं, सुनी सुनाई बातें, होता है नहीं होता वो तो आप लोग जाने, मीडिया जाने। मीडिया पे भी कुछ काम छोड़ देते हैं भाई, पता लगा तो होता होगा भाई जहाँ भी होता है, लेकिन अपने नहीं है भैया। अपने को जेल नहीं जाने का, अपना यहाँ खुश है। आप समझ रहे हो? तो भाई जुमलेबाजी खतरनाक चल रही है। जुमलेबाजी, इलेक्शन का माहौल है तो भाई जुमलेबाजी चल रही है, गाली गलौज भी चल रहा है, पता नहीं क्या क्या पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। और जब गालियों की बात हो रही है तो भैया जाट गुज्जर पंजाबी हम लोग कहाँ पीछे रहने वाला। मतलब पंजाबी और जाट का तो ये होता है ना कि अगर जिस दिन वो गाली ना दे, वजन ही नहीं आता साला। मतलब हमारे सेंटेंस के ऊपर वजन ही नहीं आता, भाषा में कुछ मजा ही नहीं आता। लोग वो जिस दिन जाट गुजर पंजाबी गाली ना दे ना, मतलब जिस दिन पंजाबी जाट गुजर गाली ना दे, मतलब उस दिन लगता है कि वो बीमार है क्या है, मतलब वो हाल हो जाता है। अब भैया लेकिन अपन लोग गाली वाली नहीं देने, अपन अगर गाली देंगे तो बोलेंगे तेरी माँ की लाल लाल चूड़ियाँ। और चूड़ियों से याद आया भैया, आजकल क्या है, माँ बहनों की जो चूड़ियाँ हैं, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, आजकल लौंडे वोंडे वो लगा के घूम रहे, खतरनाक घूम रहे भाई। माँ बहनें ढूंढती रह जाती घर में, पता लगा लौंडा उनका चूड़ियाँ लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगा के बाहर घूम रहा है फैशन के नाम। चलो ये अलग बात है। तो अपन लोग क्या मुद्दे से भटक रहे, तो अपन कहाँ थे भैया? अपन तो यही थे। तो बात चल रही थी इलेक्शन जुमलों की और हैकम फैक। तो एक से एक, मतलब इलेक्शन में तो ये होता है ना कि भैया जीतने से मतलब है, साम दाम दंड भेंट जो करना भाई करो, जो सा तंत्र मंत्र डालना वो करो। सीबीआई, ईडी, पुलिस, आर्मी, ब्यूरोक्रेट, जिसको लगाना भाई लगाओ। अपने को तो इलेक्शन जीतने से मतलब। वो क्या, वो कोई एक जुमला भी चल रहा था मार्केट में कि बटन कोई भी दबाओ आएगा तो भाई मैं नाम वाम ना लेने वाला। मैंने फिर पता बोला ना कि भैया केस हो जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो भैया? वो चुनाव से पहले बोलते हैं ना, एक कहावत भी है कि सरहद पर तनाव है क्या पता करो चुनाव है क्या। तो कुछ भी हो गया भैया चुनाव में, नेता है तो भैया किसी भी हद तक जा सकते। और कमाल क्या था, जो नए नए होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, हार भी जाए तो कोई बात नहीं, बोल देते हैं भैया हम इसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए। लेकिन जो पुराने बड़े नेता होते हैं
उनकी जो जीत होती है ना, अगर एक पर्टिकुलर मार्जिन से कम हो जाए तो भैया वो एक हार के बराबर होती है। मान लो कोई जो 4 लाख 5 लाख वोटों से जीतता था, आज वो 50,000 वोट से जीता या 1 लाख वोटों से जीता, वो एक तरह से हार मानी जाती है। तो बचाई उनकी तो इज्जत उस पर रहती है। अब इलेक्शन का बात होवे और हमारा कौवा बिरयानी जैसा दिखने वाला जाट, हमारा चौधरी, हमारा छोटू, मेरा दोस्त, मेरा जिगर का टुकड़ा चौधरी की बात ना हो तो कैसे हो सकता है। अब आपको तो मालूम है उसके जो बापू है वो पॉलिटिशियन है, एक ईमानदार भ्रष्ट आदमी, तो उनको क्या है, एक अपना विरासत में अपने बेटे को जाट को उनको चाहिए था कि वो नेतागिरी में आए। अब भैया देखो नेपोटिज्म जो है ना, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में तो है ही, ठीक है, वो चलता है, वो हर जगह है। तो नेतागिरी का भर भर के पारिवारिक सीट तो पत्नी कितने लोगों की चलती आ रही है, और हर आदमी चाहता है भैया कि मेरा बेटा भी भैया नेता बने। और क्योंकि एक बार चल गया तो सीधा 1,000 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ तो भैया ऐसे इनकम होती है। स्टार्टिंग ही वहीं से भाई, जैसे हम लोग इंजीनियर की इनकम सोचते हैं ना कि लाख रुपए 2 लाख से स्टार्ट है, 50,000 से स्टार्ट है, भैया वहाँ तो 500 1000 2000 करोड़ से स्टार्ट। तो फ्यूचर सेट पूरा का पूरा फाइट टू। तो जाट अंकल ने सोचा कि मैं चौधरी को मैं अपनी विरासत दे दूं और ये इसको नेतागिरी में लेके आऊं। ठीक भाई। अब जाट जो है हमारा भैया ईमानदार आदमी, अभी अंकल जो हैं वो तो ईमानदार भ्रष्ट आदमी, पार्टी चेंज कर ली, वॉशिंग मशीन में धुल लिए, तो अभी वो और अच्छी ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार कर। तो उन्होंने बोला भैया यही भ्रष्टाचार जो है मेरा लौंडा भी करे। लेकिन अब चौधरी की देखो एक खास बात बताऊं आपको, चौधरी कुछ भी है, चौधरी ईमानदार भी, ठीक है। चौधरी को 2 चीजें बहुत पसंद है, एक तो अपनी जवानी का जोश और एक टाइटल गर्लफ्रेंड खोने का होश। तो वो दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलता, क्योंकि लौंडे की अभी तक ना सील ना टूटी है, समझ रहे हो भैया, लौंडों की भी हो गए ना। तो अंकल ने बुलाया, जाट अंकल ने कहा चौधरी छोटे, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जो रियासत है, मेरी जो विरासत है, मेरी जो इस नेतागिरी को तू आगे लेकर चल, तो मैं चाहता हूं तू आगे से इलेक्शन तू लड़। तो देखो जाट तो ईमानदार था, तो उसने कितने प्यार से बोला, देखो थैंक यू जाट पापा, आपने मन ने इस लायक समझा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हो ईमानदार भ्रष्ट आदमी, आपको वॉशिंग मशीन में धुल के आप भी ईमानदार हो गए हो, पापी से पुण्य हो गए हो, लेकिन मैं हूं ईमानदार। सोचो मैं नेता बन गया तो आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपके जितनी पावर है सब मेरे हाथ में आ जाएगी। कहते हैं हाँ। कहते अगर मन में चुनना पड़ गया ईमानदारी और तन्ने में से, तो मैं क्या चुनूंगा? कहते तू ईमानदारी चुनेगा, बिल्कुल ठीक सही जवाब, मैं ईमानदारी चुनूंगा, मैं अपने भ्रष्ट बाप को भी चुनूंगा। कहते जब भ्रष्ट बाप को नहीं चुनूंगा तो आपकी सारी प्रॉपर्टी सब मेरे अंदर, तो आप कहाँ रह जाओगे? सड़क पे आ जाओगे। तो फिर पापा एक बात बता रहा हूँ जाट पापा, ये जो पावर है ना और जो पैसा है, ये इंसान से कुछ भी करा दे। तो मैं ना चाहता कि मेरे से ना कोई भी घना अपराध होवे, मैं ना चाहता मेरे जो बाप है वो सड़क पे आ, मैं ना चाहता कि मेरे हाथ से कोई भी पाप हो जाए। तो मैं ये जो विरासत है मैं ये नहीं लेना चाहता। भाई जाट अंकल ने 1 मिनट के लिए आंख बंद की, वो पूरा जो चौधरी ने बोला पूरा विजुअल उनकी आंखें सामने में आया और वो उनको लगा कि वो सड़क पे आ गए। भाई उस दिन के बाद चौधरी छोड़ो, उसके भाई को भी छोड़ो, आंटी का भी ना भरोसा करते हो। और आज का टाइम में तो आपने देखा ही है कितने माँ बाप बेचारे प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं, फिर वो बच्चे उनका क्या हाल करते हैं, बेचारे वृद्धाश्रम में डाल देते हैं या सड़कों पे ले आते हैं। तो क्या क्या हाल चल रहा है। तो माँ बाप भी भैया बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के नाम पे करें। आपके हाथ में पावर है, पैसा है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। विडंबना है हमारे देश की चलता है ये और ये हो रहा है। तो भैया लेकिन ये सर्कल है लाइफ का, कर्मा कहीं ना कहीं तो बदलता है। तो नेताओं के भैया जुमले चल रहे हैं, खतरनाक जुमले चल रहे हैं। और एक बार बताऊं, नेता लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, घनी मूर्ख समझते हैं, और जनता भी उनको चुन के उनके दावे को सच साबित कर दी। मैंने आज तक समझ में नहीं आया कि ये कैसा प्रजातंत्र है भाई। जनता चुनती है राजा को और फिर जनता ही उस राजा की नौकर बन जाती है। ये कैसा पता नहीं कहाँ का प्रजातंत्र है, पता ना भैया। तो भैया जुमलों की भरमार चल रही थी। तो सर्कल है, कर्मा है। तो चौधरी का भी एक वक्त आया जिसमें उसको बेचारे को कोई उसका ऑप्शन ही नहीं बचा कि उसको इलेक्शन लड़ना ही लड़ना था। तो भाई भैया खड़ा हो गया। अब बच्चा वो है ईमानदार आदमी,
अब इन जुमले, बड़े बड़े जुमले, 15-15 लाख आपकी अकाउंट में आएंगे, आपको आरक्षण दे दिया जाएगा, आपको स्कूटी मिलेगी, आपको 2 लाख मिलेंगे पर महीने, तो फलाना मिलेगा, ढिंकाना मिलेगा। भाई जो सस्ते से जुमले होते हैं गवर्नमेंट जो होते हैं मिनिस्टर, वो जो जीतता है वो करवा देता है, जो बड़े बड़े होते हैं वो बोलते हैं तो जुमला था भाई। अब भाई हमारा छोटू जाट पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अब ये क्या जुमला फेंके भाई, और ऊपर से ईमानदार, तो भाई ने ऐसा एक जुमला फेंका जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। भाई लोगों ने बात की तीर्थ यात्रा पे लेके जाने की, कि बुढ़े लोगों को हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे, अमरनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या। तो भाई ने का जुमला इसने फेंका जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। तो जुमला सुन लो भाई, बंदे का क्या था। बंदे ने वादा किया, भाई और आपकी बहनों, बुढ़ों और बुढ़ियों, बच्चों और नई नई जवानी बच्चियों, और मेरी होने वाली ताई ताजी गर्लफ्रेंडों, तो सुन लो, मैं ये वादा करूं कि अगर तुम मुझे वोट दो तो मैं अपने तुम सबको, बुढ़े बुढ़ियों को, चंद्र ग्रह मतलब चंदा मामा पे लेके जाऊंगा, और वहां पर 200-200 गज का प्लॉट तुम्हारे नाम कराऊंगा। और ले जाने के लिए कोई पासपोर्ट और कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंदा मामा बैंक से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन दिया जाएगा। और जवान लोगों, जवान लड़कियों और ताए ताजी गर्लफ्रेंडों और जवान लोंडो आपको लेके भेजूंगा मैं मंगल ग्रह, सेनापति मंगल ग्रह पर लेके जाऊंगा आपको। वहां पे भी आपको 500-500 गज का प्लॉट दिया जाएगा और आपको लोन दिया जाएगा बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री। उसके लिए भी पासपोर्ट और उसके लिए भी किसी तरह के आधार कार्ड की जरूरत नहीं। मतलब बुढ़ों लोगों को चंदा मामा के पास में, कोई पास में है, और जवान लोगों को मंगल ग्रह। भाई साहब उसने वो जुमला फेंक दिया था, वो वादा कर दिया था कि ना तो बिल गेट, ना हमारे अडानी अंबानी तो वहां तक गए। और आम पब्लिक के दिमाग में उसने डाल दिया कि भैया अगर मुझे तुम जीत के दिलाओगे, अगर मैं जीता तो तुमने वहां तक मैं करवाऊंगा। तुम जिस चंद्र ग्रह की पूजा करते हो सीधा चंद्र ग्रह पे आपको लैंड करवाऊंगा मैं, तो साथ में प्लॉट भी बनेगा और इंटरेस्ट फ्री आपको लोन भी दिया जाएगा। भाई एक तरफा जीता लौंडा, भले तो छोड़ो जो अपोजिशन में खड़ा उसकी फैमिली। मैं बोला कि भाई तुमने इतना बड़ा फेंक दिया, इसको वादा कैसे पूरा करेगा। कह रहे यार बड़े बड़े जुमले फेंके जा रहे हैं, इतनी बड़ी फेंकी जा रही है, तो मैंने भी कर दिया। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आबा गड़ाबा शम्मी छाबड़ा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अरे मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। मैं कहा भैया मतलब कैसे पूरा करेगा, कोई तो बोला इतना पैसा कहाँ है, इतने लोगों को कहाँ लेके जाएगा चंद्रमा पे, उधर मंगल ग्रह पे, मजाक है क्या। तो नहीं भाई देख सुन, मैंने चंद्रमा पे मंगल ग्रह पे ले जाने का वादा किया है, वापस लाने का वादा ना कहीं किया। समझ रहे भैया, मैं लेके जाऊंगा, मैं वापस ना लेके आऊंगा, तो जिसको वापस आना है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो भाई लोग हंस के गिर गए कि क्या जुमला मारा, और एक तरफा लौंडा जीता। तो ऐसे ऐसे जुमलों की भरमार हिंदुस्तान में चलेगी कि जीतना है भाई। कोई आरक्षण दे के नाम पे, कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई नफरत फैलाकर, कोई किसी चीज़ के लिए कोई किसी चीज़ का प्रबोधन दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है। और जनता को समझना चाहिए कि भैया हमें वो नेता चुनना है जो हमारा भविष्य को सिक्योर करे, ये नहीं कि वो अपना भविष्य सिक्योर करे। क्योंकि आज के टाइम में किसी भी रूलिंग पार्टी वाले से आप पूछ लो कि भैया आपने तो ये वादा पूरा किया था, आपने पूरा नहीं किया, बकचोदी करेगा दुनिया भर की। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन पूछोगे ना भाई, जवाब तो होगा नहीं, कोई कुछ किया ही नहीं है, खाया ही है, भाई पिछले वाले पे डाल देगा। अरे पिछले वाले ने कुछ किया था तो जो हमसे क्वेश्चन पूछ लो, पहले उनसे पूछो उन्होंने क्या क्या किया। ये हाल है हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान का विडंबना है कि यहाँ पर छोटी लेडीज को, लड़कियों को नंगा घुमाया गया, दौड़ाया गया, उनके साथ यौन शोषण किया गया, रेप किया गया। खिलाड़ियों के साथ जो पदक लेके आई, जो मेडल लेके आई हिंदुस्तान के लिए, उन पे लाठियां बरसाई गई, उनको धूप में बिठाया, ठंड में बिठाया गया। किसानों 1000 2-2 हज़ार के लिए बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, उनका हक किसी को दे दिया गया, उनको कर्जा उनका माफ नहीं किया गया, और कहाँ पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। तो हिंदुस्तान की विडंबना है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, और हम तब भी जात और धर्म पे आज भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो आप अपना वोट दीजिए, कभी भी दीजिए, जैसे भी दीजिए, ये देख के दीजिए जो आपके लिए सही बंदा है। मैं तो यही बोलूँगा भाई।
वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक भाई, वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे कभी भी भरोसा मत कीजिए। अपनी आंखें और अपने कान हमेशा खुले रखिए। तो भैया वो जुमलों में जब इलेक्शन की बात चल रही तो मैं आपको एक वो व्यंग आ रहा था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार एक गाय और एक सांड भैया खड़े हो गए इलेक्शन में। अब गाय तो हमारी भोली, गाय हमारी माता है भाई, तो गाय तो भोली, तो उसने सिंपल बोल दिया कि भैया अगर आप जीतोगे तो मैं अपना दूध पिलवाऊंगी, मेरा दूध बहुत पौष्टिक होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, मेरे गोबर से गोबर गैस बनने हैं, बहुत फ़ायदा होता है, आयुर्वेद में यूज़ होता है, मेरा जो सुसु है, पेशाब है, वो कितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ होता है, कितनी दवाइयों को, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब सांड तो भैया सांड है, और दूसरा पोजीशन में सांड खड़ा था। अब सांड ने बोला ये तो सारे वादे करते जा रही है। तो भाई साहब बंदे ने क्या जुमला फेंका, सांड बोलता देखो भाई, गाय तो नेचुरल दूध देती है, दूध देने के लिए बनी है, लेकिन जो उसके बाद भी गोबर है उससे ज़्यादा गोबर तो मैं करूँ, उससे ज़्यादा सुसु तो मैं करूँ। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे इलेक्शन में जितवाया तो मैं दूध देना स्टार्ट कर दूंगा, और मेरा दूध सोचो कितना पौष्टिक हो, कितना एनर्जीफुल होगा, कितना बलवान वाला होगा, बाहुबली बजोगे सीधा के सीधा, मेरे दूध के अंदर इतनी पावर होगी। भाई एक तरफा जीत गया, लोग ऐसे जुमलों में फंस जाते हैं। गाय बेचारी गई उसके पास, ये सांड तूने गलत वादा करके तू जीता, गलत है, तुमने जुमला फेंका, तो ये दूध दूध का कैसे देगा। तो भाई सांड का सीधा था कि भैया मैं हूं नेता, मुझे है जीतने से मतलब, मैंने जुमला फेंक दिया, बोल दूंगा जुमला था, अगर दूध पीना था भैया गाय के पास जाओ, ताकत चाहिए, इलेक्शन जीतना है तो मेरे पास। तो ये हाल हमारी नेताओं का भी है और जनता का भी है कि जुमलों में ना फंसे भैया, जातवाद में ना फंसे, धर्म के नाम पे ना फंसे, जो डिजर्व करता है उसको वोट दे, पढ़े लिखे लोगों को वोट दे, जो आपके लिए तरक्की और आपके बच्चों की फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, इस देश को आगे लेके जा सकता है, उसको कीजिए। वो एक कविता है ना, नेतागिरी करने का मन तो है, अपना जमीर खोने का गम तो है। नेतागिरी करने का मन तो है, अपना जमीर खोने का गम तो है। आए थे समाज की देश की सेवा करने, आए थे समाज की देश की सेवा करने, अपनी जेबें भरने का मन तो है। पहले दूसरों पे उंगलियां उठाते थे कभी, पहले दूसरों पे उंगलियां उठाते थे कभी, हम पर दूसरे उठा रहे हैं उंगलियां भी, हम पर दूसरे उठा रहे हैं उंगलियां अभी। प्रजातंत्र के नाम पर राजतंत्र का मन तो है, राजा की तरह राज कर लिया, पूरा विश्व घूमकर अब सिर्फ ईश्वर बनने का मन तो है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में आग तो लगवा ही दी है, अब बस अपना प्रार्थना स्थल बनाने का मन तो है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में आग तो लगवा ही दी है, अब सिर्फ अपना प्रार्थना स्थल बनाने का मन तो है। इस थोड़ी जनता तो भैया मूर्ख है या मासूम है, इस जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा के इन पर फिर से राज करने का मन तो है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाकर अमीर को अमीर, गरीब को गरीब बनाने का मन तो है। नेतागिरी करने का मन तो है, अपना जमीर खोने का दम तो है। झूठे आंकड़े फैलाकर मीडिया को प्रभावित करके, झूठे आंकड़े फैलाकर मीडिया को प्रभावित करके, सरकारी संस्थाओं का गलत उपयोग करके उनका डर दिखा के, सरकारी संस्थाओं का उपयोग करके उनका डर दिखाकर, भ्रष्टाचारियों से पैसा लेकर अपनी वॉशिंग मशीन में धोके उनके साथ करने का मन तो है। नेतागिरी करने का मन तो है, अपना जमीर खोने का गम तो है। तो थैंक यू सो मच, और आशा करता हूँ कि ये छोटी सी पोएम आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं हमारे आज के नए टैलेंट से और देखते हैं उनके बारे में, जानते हैं।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। आज जिस टैलेंट को मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ, एक अच्छे इंसान है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन एक्शन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने स्ट्रगल कर करके एज ए स्टंट मैन अपना का जो करियर स्टार्ट किया और आज एक अच्छा एक्शन डायरेक्टर हैं। पता नहीं कितनी बार ही गिरे, कितनी बार उठे, तो उनकी जो एक लाइफ जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे इंस्पायर करके मेरी आने वाली फिल्म के लिए एक्शन डायरेक्टर है। तो मिलते हैं आज एक्शन डायरेक्टर दीपक शर्मा जी से। दीपक जी कैसे हैं आप? नमस्कार। और नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको शो में आके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पब्लिक क्या, भी जाने, हाँ, पब्लिक जाना चाहती है। पब्लिक भी जाने आपके जरिए, तो मैं कुछ बताना चाहूंगा अपने बारे में। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि ये आप रहने वाले कहाँ से और एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई वगैरह? मैं रहने वाला पंजाब से हूँ, अच्छा पर मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ, अच्छा तो वहीं पर पले और वहीं पर पढ़ाई की। अच्छा, तो मतलब कितने पढ़े हैं मतलब बेसिकली? मैं 12 क्लास तक पढ़ा हूँ। और पेरेंट्स क्या करते थे? पेरेंट्स, मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे अच्छा, और मदर मेरे पॉलिटिक्स में थे। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट और पॉलिटिक्स छोड़ के ये फिल्म इंडस्ट्री ये कैसे हुआ मतलब? वो कहते हैं ना कि इत्तेफाकी समझे। हाँ जी। मैं पंजाबी फिल्मों में, पंजाबी नाटक एकेडमी का मैं एक मेंबर भी था अच्छा, और मैं ड्रामे प्ले वगैरह करता था एज ए एक्टर? एज ए एक्टर। ये मुझे नहीं मालूम था। हाँ, मैं एज ए इनको एक्शन डायरेक्टर ही जानता हूँ। तो मतलब एज ए एक्टर आपने उस वक्त काम किया है, एज मतलब ए थिएटर एक्टर वगैरह करते थे आप? थिएटर करता था मैं। अच्छा तो काफी शो किए मैंने। जब मतलब कि पंजाब में कर्फ्यू लगे होते थे, हाँ तो हम है ना पंजाब नाटक एकेडमी और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा। पंजाब में अलग अलग जिलों में जाके हम शो करते थे। अरे हमारा एक प्ले होता था राम मोहम्मद सिंह आजाद, अच्छा उसके डायरेक्टर थे चरण सिंह सिंद्रा। अच्छा तो उनकी सरपरस्ती में हम काम करते थे। अच्छा तो और साथ के साथ मैंने पंजाबी फिल्मों में भी सरपंच पिक्चर आई थी वरिंदर हाँ हाँ बाछी, हाँ हाँ। तो उनके साथ काम किया। अच्छा, और मतलब अच्छा खासा आप लोग काम अच्छा, कर रहे थे। तो ये फिर मुंबई का सफर कैसे, मतलब मुंबई में एज ए एक्टर नहीं ट्राई किया? एज एक्टर पता क्या हो गया कि मेरे मम्मी पॉलिटिक्स में थे, अच्छा इंदिरा जी के काफी नजदीक थे। अच्छा तो उनकी एक मैडम फ्रेंड थी कलकत्ता से, अच्छा तो उनके अमित जी के साथ अच्छे रिलेशन थे। अच्छा तो मेरे मदर है ना, मतलब कि कहते हैं कि भाई मेरा बेटा ऐसे पंजाबी फिल्मों में और पंजाब नाटक एकेडमी का मेंबर भी है, हाँ हाँ। तो वो काम करता है, तो आप है ना उसका ना कि आप प्लीज उनको अमित जी को मिलाइए। अच्छा, तो अमित जी मेरे को, अमिताभ बच्चन जी? अमिताभ बच्चन ओके जी, जी, सदी के नायक। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ मैं उसका ना क्या मिला 84 में, ओके 84 के एंड में मिला, जब वो ओके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अच्छा हाँ तो ओके। उसके उनको मैं मिला, तो उनके बंगले पे मिला, तो उन्होंने मेरे को 85 में हम्म। 3 प्रोड्यूसर के नाम लेटर दिए। ओके एस रामानाथन जी, ओके। तीनू आनंद जी और प्रकाश मेहरा जी, मुंबई में? मुंबई ओके में। ओके प्रकाश मेहरा जी की पिक्चर स्टार्ट हो रही थी जादूगर, ओके एस रामानाथन जी की गंगा जमुना सरस्वती स्टार्ट होनी थी, ओके। और टीनू आनंद जी की शहनशाह। अरे क्या तो कमाल की! उस दरमियान में उनके उस दौरान लेटर मतलब आए? आए, अच्छा उनके मुंबई। लेटर लेके आया अमित जी अच्छा, की। वो लेटर मेरे पास, उसकी फोटो भी है, मैं आपको क्या दे बात है, दूंगा क्या 2 मतलब मिनट शुरुआत ही बच्चन साहब से में। बचन से। रेफरेंस से हुई आपकी। हाँ तो फिर इधर आके मुंबई में फिर आपने एज ए एक्टिंग वाला करियर स्टार्ट किया, मतलब अच्छा हाँ, काम वाम किया आपने? अच्छा एज ए एक्टिंग मतलब कि मैंने पहली एस रामानाथन जी की पिक्चर थी प्यार करके देखो, अच्छा जिसमें गोविंदा, मंदाकिनी और ओके निरूपा राय जी। ओके। तो उनमें एक छोटा सा करेक्टर किया था। अच्छा फिर एस रामानाथन जी काफी मेरे ऊपर मेहरबान रहे, उनकी गैर कानूनी पिक्चर और काफी फिल्मों में उनके साथ मैंने काम किया, ओके तो एज ए एक्टर। ओके तो ये मेरा सफर चालू रहा। उस दरमियान में मैंने एज ए एक्टिंग सोने पे सुहागा, अग्निपथ, महासंग्राम, खून का कर्ज, ऐसे मतलब कि बड़ी बड़ी वो फिल्में फिल्में, की, मतलब कैरेक्टर्स आप शूट कर रहे थे? कैरेक्टर छोटे थे, तो पर कितनी फिल्में कर ली होंगी आप? मैंने 24 फिल्में की। 24 फिल्में की? हाँ। ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये इन्होंने एज ए एक्टर ही भी काम किया और 24 फिल्मों में काम किया। तो तो फिर ये दीपक जी फिर, अच्छा मुझे, मैं एक क्वेश्चन पूछा, दीपक शर्मा आपका रियल नेम है? मेरा नाम है दीपक भार्गव। शर्मा कैसे हो गए? शर्मा ऐसा हो गया कि
खुदा गवाह के लिए पासपोर्ट बनाना था। अच्छा। मैं मुकल एसनन जी का बहुत फेवरेट एक्टर था, ओके तो वो मेरे को हर पिक्चर में रखते थे। ओके। तो मैं यहाँ पर मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर सुभाष शर्मा, अच्छा। जो कि वीरू देवगन के असिस्टेंट रहे हैं। ओके तो उनके पास उनकी छत, उन्होंने मेरे को छत दी थी यहाँ पर, ओके उनकी ओके सरपरस्ती में रहता था मैं। ओके। तो उनके राशन कार्ड में नाम, वहां से मैं दीपक शर्मा शर्मा हो हो गया, मतलब वो पासपोर्ट बनवाना गया। था, तो पासपोर्ट तब से बनाने दीपक के लिए शर्मा। दीपक शर्मा तो क्योंकि हुआ। दीपक शर्मा के नाम से ही मैं भी जानता हूँ, सब मतलब मेरे को पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसी नाम से जानती जी है। जी जी जी। तो फिर ये मतलब एक्टिंग का चल रहा था आपका, ठीक ठाक चल भी रहा था, हाँ। तो फिर ये उसके अंदर कैसे आ गया, मतलब ये स्टंट और ये उसके अंदर, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है डायरेक्टर आप एक्शन डायरेक्टर नहीं बने, स्टंट मैन बने, और स्टंट मैन उस वक्त बहुत डेंजरस काम था। तो मतलब फिर कैसे उसमें कैसे जंप हुआ मतलब। वो ऐसा हुआ कि 90 में मेरी शादी हो गई। ओके तो मेरी धर्मपत्नी मेरे फ्यूचर में आई। ओके। तो उनके कारण अभी वो हिमाचल की रहने वाली है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। जी। तो वो उनके आने के बाद मैंने सोचा कि एक्टिंग के अंदर जो पैसा हमारे को मिलता था, थोड़ा कुछ महीनों के बाद हाँ, मिलता पहले था, पहले कुछ ऐसा हुआ थोड़ा करता था। ऐसा मिलता था। हाँ जी। पर स्टंट के अंदर क्या था कि भाई इमीडिएट पैसा, पैसा थोड़ा था पर जल्दी मिलता था, शाम को पैसा मिल जाता मतलब था। आपने किया स्टंट और शाम को मिल गया। शाम को पैसा मिल ओके गया, जबकि बहुत थोड़ा था। ओके। फिर मैंने स्टंट ज्वाइन किया 91 में। तो किसके अंडर में ज्वाइन किया आपने सबसे मैंने पहले, वीरू देवगन ग्रुप जहाँ से। आपके भाई लगे होते हाँ, असिस्टेंट थे उनके, वीरू देवगन तो आप ग्रुप वहीं से। से हाँ जी, हाँ। मतलब वीरू जी से स्टार्ट किया होगा, वीरू जी से, अजय देवगन जी के जो फादर अजय रहे। देवगन के थे। ओके। तो तो मतलब फिर आपकी फिर एक्टिंग छोड़ दी आपने। एक्टिंग छोड़ दी। फिर मतलब कि एक मन आदमी का डाउन हो जाता है ना, कि हाँ भाई हाँ। मैं बनने तो एक्टर आया था, बट वो अभी पर बन। इत्तेफाक की बात है। पर एक्शन के अंदर मेरी हाइट, पर्सनालिटी, और 6 फुट 2 इंच का हूँ हाँ मैं। तो इसलिए मेरे को फटाफट एक्शन ने ज्वाइन किया, अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। तो मेरे को उसके अंदर भी छोटे मोटे करेक्टर मिलते रहे, यानी कि ऐसा। आपने मतलब कुछ आपके भाई साहब ने कुछ ट्रेनिंग करवाई बकायदा ये स्टंटमैन के लिए कुछ, या कि यार दीपक ये पहले ऐसे कर, ऐसे तुझे तैयार करवाता हूँ, फिर तुझे वहां पर स्टंटमैन, क्योंकि स्टंटमैन बहुत डिफिकल्ट जॉब है, हाँ हाँ, ऊपर से कूदो, पहले तो सेफ्टी भी नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कुछ ऐसा कुछ किया है सीधा सेट पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा था कि जब मैं एज ए एक्टर आया था, हाँ हाँ। तो मेरे बड़े भाई ने यही सलाह दी कि भाई तेरा नेगेटिव फेस है, हाँ हाँ। तो नेगेटिव इसलिए मतलब लुक वाइज, लुक वाइज। वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव इंसान। तो तुम्हारे को एक्शन आना बहुत हाँ जरूरी है। तो ओके। उनके जब है ना, ये अजय देवगन अभी उन्होंने हीरो अभी डिक्लेयर नहीं किया था। अच्छा, मतलब अक्षय तैयारी कर रहे थे। कुमार, ओके। अजय देवगन, ये सब है ना, मतलब कि सब प्रैक्टिस करते थे। हाँ हाँ और महाभारत के जितने आर्टिस्ट हैं, हाँ हाँ। ये सब गोदरेज बंगले के पीछे सब प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, तो उस दरमियान मैं भी इनके तो साथ आप भी, प्रैक्टिस हाँ, करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वीरू देवगन का पूरा ग्रुप होता था वहां मतलब पर, वो सिखाते थे मोहन सबको। बग्गड़ जी का ग्रुप होता था। अच्छा, तो ये सब ग्रुप के साथ मैं वहां पर सीखता तो था। मतलब ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके थे तब ट्रेंड हो तक चुका, आप, तो मतलब कि थोड़ा बहुत, यानी कि इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि आइडिया। हाँ आर्टिस्ट के तौर पे था। हाँ हाँ, ऐसा, स्टंटमैन तो बिल्कुल ही अलग जॉब होता है। हाँ, स्टंटमैन के लिए, क्योंकि उनका बहुत रिस्की काम होता है। हाँ। फिर मैं उस दौर से भी गुजरा। तो ये बताइए, पहला स्टंट याद है आपने क्या दिया था, पहला स्टंट और किसके लिए दिया था। पिक्चर थी रूप की रानी चोरों का राजा, वो अनिल कपूर वाली। अनिल कपूर। अच्छा। उसमें क्या हो गया कि मेरे को इंस्पेक्टर की ड्रेस पहनने को बोला। ओके तो मैं इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन गया। तो वीरू जी कहते, वीरू जी मेरे ऊपर काफी मेहरबान रहे। ओके। तो वीरू वो देवगन जी। वीरू देवगन जी, अरे। तो वो कहते हैं कि दीपक यार, तू इंस्पेक्टर बन के बैठ गया, अब रनिंग जीप से गिरना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा सर, अब ओखली में सिर दे दिया तो मुसलों से क्या डरना है। सही बात है, सही बात। तो वो मेरा पहला स्टंट था कि रनिंग जीप से मेरे को गिरना था। ओके। तो मैंने उस टाइम, जबकि स्टंटमैन कोई भी आंख बंद करके शॉट नहीं देता, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो पहला शॉट आंख बंद करके दिया था, और वो बहुत परफेक्ट हुआ था। ओके जहाँ वीरू जी ने लैंडिंग देने के लिए कहा था कि यहाँ पर आपकी बॉडी लैंड होनी चाहिए, ओके। तो मेरी वहां पर बॉडी लैंड हो गई इत्तेफाक से। अच्छा यानी कि मेरा वहां से स्टार्ट अच्छा था। अच्छा। आपने दीपक जी, हम्म, बट वैसे बहुत सारी चोटें लगी होंगी, हाँ, स्टंट मैन है, और पहले तो इतनी सेफ्टी भी नहीं हुआ करती जी थी। जी जी। तो जहाँ तक मुझे मालूम है पूरी बॉडी टूटी फूटी पड़ी है आपकी, टूटी फूटी। क्योंकि बहुत दर्द रहा भी है, और आपने, और बहुत हिम्मत का काम होता है। कैसा लगता है कि आप स्टंट करते हैं और वो पब्लिक देखते, अब तो खैर लोग जानते हैं कि एक्टर्स लोग ज्यादातर स्टंट नहीं करते हैं और स्टंटमैन स्टंट करते हैं, पहले तो इतना मीडिया नहीं था। तो कैसा लगता था कि यार कर तो मैं रहा हूँ स्टंट उसके लिए, एक्टर के लिए, लेकिन वो
वाह वाह वो लेके जा रहा है, तो कैसा फील कर कहीं अंदर से लगता था, क्योंकि आप तो एज एक्टर भी रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं फील होता था। हाँ। मतलब कि ये होता था कि भाई जो बड़े बड़े स्टार वो आके हमारे को पूछते थे कि हमने क्या करना है। अच्छा, जैसे मतलब वो सेट पे जो इम्प्रेशन। हाँ इम्प्रेशन हाँ वो सदी के महानायक अमित जी का अमित मैंने जी। बहुत साल डुप्लीकेट किया, अच्छा। कोई 14-15 साल किया डुप्लीकेट। अच्छा। तो अब वो आके पूछते थे दीपक मेरे को क्या करना है। वो एक मन में ऐसा गर्व होता था। फिर हम उनको करके दिखाते थे कि भाई आपको सर ये करना है। ओके। फिर जब वो करते थे तो हमारे को ऐसा लगता था कि ये लगता है कि जैसे मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, तो वो अप्रिसिएशन बहुत है कि हाँ बच्चन साहब हाँ, खुद बच्चन बोल रहे हैं। साहब, विनोद खन्ना, शत्रु साहब, तो इनके साथ मैंने और किरण कुमार जी का गुजराती फिल्मों में बहुत डुप्लीकेट किया, अच्छा। क्योंकि वो गुजराती फिल्मों के बहुत सुपरस्टार थे वो, तो उनका बहुत डुप्लीकेट किया। तो ये मतलब कि ये था कि वो जो पेन होता था हाँ हाँ। वो उस टाइम हम भूल। भूखे होते हैं स्टंटमैन तालियों के। अच्छा। हमारे को जब वो तालियां मिलती थी सब भूल तो जाते थे। हमारे को सब वो पेन होता था, हाँ मुंह पे स्माइल आया, हाँ बहुत अच्छा है। बिल्कुल 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 वो भी। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा मजा हम्म। किस एक्शन डायरेक्टर के साथ आया और कौन से एक्टर्स के साथ है, क्योंकि आपने जाता मुझे पता है आपने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के जितने पुराने आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम किया और सबके साथ आपने क्लीन स्टंट दिया है। जी एक्शन डायरेक्टर को सबसे अच्छा जो होता है ना आर्टिस्ट, नहीं यार ये एक होता है ना दिल वाला लग जाता है, जी तो जी। वो किसके साथ ज्यादा रहा आपका? मैं एज ए एक्शन डायरेक्टर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था वीरू देवगन को। ठीक है। तो वीरू देवगन जी के पास मैं करता रहा। तो वहीं से मैंने मेरी मतलब कि एबीसीडी एज ए स्टंटमैन शुरू हुई। ठीक है। मैं तो एज ए एक्टर था। तो वीरू जी मतलब आपके गुरु रहे हैं। गुरु रहे। ठीक है। और सबसे बड़े गुरु तो मेरे सुभाष शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो तो। जिन्होंने मेरे को सिखाया। तो वीरू देवगन जी से स्टार्ट हुआ। जी। फिर मोहन बगड़ जी भी काफी मेरे ऊपर मेहरबान रहे। अच्छा। तो उन्होंने भी अपनी पिक्चर में जहां भी होते थे मेरे को करेक्टर भी दिलाते थे और एक्शन के लिए भी ठीक बुलाते है। थे ऐसा। तो ऐसे करते करते एक दौर चलता रहा और एक मजा आने लगा लाइफ का, ओके ओके। कि भाई वो स्टंट के अंदर एक एंजॉय होने लग गया। कि पहले जब मैं फर्स्ट टाइम स्टंट करने गया था हाँ हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता था पता नहीं क्या होगा, हम्म मैंने तो कभी जिंदगी में इतने स्टंट नहीं किए। हम्म तो जबकि मैं आज भी सीख रहा ही हूँ। आदमी कहते हैं हम्म। मरते दम तक सीखता है, मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मेरे को कोई भी स्टंट मिला, जैसा भी मिला मैंने नहीं पूरा किया। मैं फेवरेट आपके एक्शन डायरेक्टर और फेवरेट एक्टर फेवरेट जिनके लिए एक्शन आपने स्टंट किए हैं। फेवरेट एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन, ठीक है। मोहन बगड़ जी, ठीक है। श्याम कौशल जी, ठीक है जी। और श्याम जी के साथ अब भी काम किया आपने? हाँ जी हाँ, ओके, और श्याम एक्टर्स? अब्बास अली मुगल जी। ओके। तो अब्बास अली मुगल के साथ काफी मैंने उसका ना क्या काम किया, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। हम्म। तो काफी फाइट मास्टर। और मेरी ज्यादा लाइव चली है मिस्टर जसवंत सिंह सूर। ओके। वो मतलब कि जब वीरू जी ने अपना फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा काम कम कर दिया था हाँ हाँ। तो एज ए असिस्टेंट मैं उनके पास गया। अच्छा। बस वहां पर जहां पर आके मैंने फिर वो मैथो के जितना भी हाँ था, माइथोलॉजी हाँ। मैथो के जितने सीरियल थे उसके अंदर तलवारबाजी, गदा फाइट, भाला फाइट, ये सब है ना, वहां पर आके मैं परफेक्ट हुआ। आर्टिस्ट कौन से आपको जिनके लिए आपने आर्टिस्ट डुप्लीकेट एज ए स्टंट की भी किया और आपको आर्टिस्ट जो पसंद है? आर्टिस्ट तो सभी अच्छे हैं। तो एक फेवरेट होता है एक ना। फेवरेट अमित जी मेरे अमित जी तो फेवरेट हम है। अमित जी तो सबके फेवरेट है। ये अमित जी अमित जी फेवरेट के है। अलावा? अमित जी के अलावा मेरे को ज्यादा मजा आता था शाहरुख खान के साथ। अच्छा। शाहरुख खान के साथ मैंने ओम शांति ओम का भी अच्छा। कुछ हिस्सा किया। अच्छा। और लास्ट क्लाइमेक्स के अंदर, ओके और हैप्पी न्यू ईयर के अंदर भी उन्होंने मेरे को बुलाया, ओके। तो शाहरुख खान जी ने। और अच्छा। उनकी डायरेक्टर फराह खान, वो अच्छा। मेरे ऊपर काफी मेहरबान थी। अच्छा, तो उन्होंने ओम शांति ओम के टाइम भी काम मतलब देखा था। शाहरुख और बच्चन साहब हाँ आप बच्चन बोलेंगे? साहब, और मतलब कि एक्टर सभी अच्छे सारे हैं। अच्छे हैं। आपने क्योंकि संजू के साथ भी काम किया, संजय हाँ, दत्त के साथ भी किया, आपने अर्जुन रामपाल के साथ भी काम किया, अक्षय के साथ भी काम किया। संजय दत्त एक ऐसा इंसान है जो कि मतलब कि मेरे को अपना छोटा भाई की तरह मानता है। ओके तो हमेशा हंसी मजाक उनको सेट के ऊपर ऐसा चाहिए था कि भाई दीपक जरूर होना चाहिए। ओके। तो आर्टिस्ट तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं किसका नाम बोलूं, कोई बुरा नहीं है। सारी सबके साथ मजा आया। अच्छा सभी एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप आर्टिस्ट थे और फिर एक्शन में आए, स्टंट करने लगे, तो आपकी वाइफ की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन या आपकी फैमिली से कुछ ऑब्जेक्शन वो डर डर जाती जब आप
टूटे फूटे हालत में घर पे आते थे, कई बार तो खतरनाक चोटें लगती थी उसको। हाँ, उस वक्त तो सेफ्टी नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि हम चांदी वाले स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। अच्छा हीरा सिंह फाइट मास्टर थे अच्छा और टीएलवी प्रसाद डायरेक्टर थे। अच्छा। तो शॉट क्या था कि एक टेबल तोड़ना है, ओके। उसके ऊपर सीमेंट शीट रखी हुई थी। हाँ हाँ। तो वो मेरे को है ना, उसका ना क्या, हीरो फेंकता है। तो वो टेबल के ऊपर जो सीट थी वो तोड़नी थी और टेबल भी तोड़ना। वो टेबल तोड़ा तो जो सीमेंट की सीट थी वो सीधा मेरे यहाँ घुस गई थी। अच्छा, यहाँ घुस वो गई। निशान वो अभी भी है। हाँ, यहाँ पर निशान। अच्छा वो सीधा यहाँ घुस गई और वो बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया, एक पॉइंट की तरह बन ओके गई थी वो, सीधा ओके। बड़ी मुश्किल से निकाला उसको। फिर शाम को मैं जब घर पे आया अच्छा तो भाभी डर गई होंगी। पट्टियां टांके लगे हुए हैं वो। छोड़ो छोड़ो, हम पंजाब चलते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं है। हाँ मतलब वो वुमन है तो वो डेफिनेट हाँ, कंसर्न है आपके लिए, तो वाइफ है वो आपकी। मतलब कि एक तो औरत ये चाहती है कि मेरे आदमी को कुछ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हमेशा उसका सहयोग रहा, जो कि उसके सहयोग के कारण मैं आज भी हूँ। अच्छा एक चीज और, हम्म, एज ए स्टंट मैन, फिर मैं आपके एक्शन डायरेक्टर पे आऊंगा। हम्म। स्टंट मैन के लिए सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? जो स्टंटमैन मेन मेन है सबसे डिफिकल्ट, आज भी और पहले भी। नहीं, डिफिकल्ट पहले तो हमारे टाइम में ऐसा था कि इतनी सेफ्टी नहीं होती थी, हाँ तब भी आप लोग करते थे। तब भी करते थे। पर उसका मजा कुछ और था। आज आज की डेट में पूरी सेफ्टी है, ओके। केबल वर्क है, उसका सब ना कुछ है, क्या, सब कुछ एयर है। पैड है, ये वो सब कुछ है, क्रैश मैट वगैरह है। हमारे टाइम हमारी डायरेक्ट जमीन पे लैंडिंग होती थी। ओके। तो मतलब कि ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं मेरे को कोई लगा। टाइमिंग शायद कि परफेक्ट टाइमिंग पे आपका स्टंट होना चाहिए। हाँ, टाइमिंग टाइमिंग मेन आई थिंक। टाइमिंग अगर में। टाइमिंग आगे पीछे हुई तो या तो चोट लगेगी या आपका शॉट खराब हो जाएगा। हाँ, दोनों चीज होती है। थोड़ा सा आपने मेरे से पूछा कि भाई क्या मुश्किल होता हाँ है। मेरे को है ना, आपको जो लगा आपके वहाँ एक्सपीरियंस से। भूतनाथ पिक्चर के अंदर हम्म। अमित जी की लैंडिंग जो हुई, सीढ़ियों से वो हाँ गिरते हाँ हैं। हाँ 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 सीढ़ियों से गिरने के बाद है ना, वो जो बंदर गुलाटी हाँ हाँ वाली हाँ हाँ। रोलिंग थी, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत हार्ड थी। अच्छा मतलब पर और उस वक्त सेफ्टी भी नहीं हुआ कर, हाँ, सेफ्टी मतलब कि पैडिंग वगैरह दी गई थी, लेकिन पर इतना क्या वो। होता है कि साइड रोलिंग हमारे लिए बहुत इजी होती है, ओके जिसको हम चटाई रोलिंग कह देते हैं, ओके। सीढ़ियों से। और जो फ्रंट मार के आना है, वो थोड़ा मेरे को हार्ड लगा, पर वो अच्छा बहुत अच्छा हुआ। अच्छा दीपक जी, फिर कुदरती। ये हम्म, स्टंट मैन से आपने असिस्ट करना स्टार्ट किया, हम्म। एक्शन डायरेक्टर का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? एक्शन कि डायरेक्टर एक्शन का डायरेक्टर बनने का कैसे सोचा आपने? वापस एक्शन एक्टिंग में भी वापस जा सकते थे। हाँ, एक्शन डायरेक्टर का क्या था कि फिल्म सन ऑफ सरदार में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ओके ठीक है तो जिसके कारण मैं 21 महीने बेड पे था। ठीक है। तो अब मेरे को है ना, ऐसा लग रहा था कि मैं एक कहते हैं ना कि वो घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो उसको गोली मार दो, हाँ हाँ हाँ। वो वाला हिसाब था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जिसकी शूटिंग पे अभी नाम क्या बोले, तो उनकी तरफ से कोई इनविटेशन नहीं था। ओके मिस्टर अब्बास अली मुगल, ओके। वो कहते थे पाजी आप मेरे सेट के ऊपर आओ हम्म। और आप बैठे रहोगे, आप कुछ नहीं करोगे, ओके। क्योंकि मेरी टांग टूट गई थी। हम्म। तो रॉड डली हुई थी इसमें, ओके प्लेट डली हुई थी। ठीक है। तो उसका ना क्या कहते हैं कि आप बैठो, कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ मुंह से बोलते रहना, ऐसा। ओके तो मैं केबल वर्क के अंदर काफी माहिर था, तो जो कि श्याम कौशल जी के पास मैंने सीखा हुआ। ओके। श्याम कौशल जी के क्रिश पिक्चर के टाइम में वो केबल के काम केबल में केबल काफी वर्क मैं और माहिर। बहुत डिफिकल्ट होता है वो। हाँ, तो केबल के काम में काफी माहिर था, तो इसलिए मेरे को श्याम जी ने सिखाया। तो मैं अब्बास अली मुगल के वहां पर सेट के ऊपर बैठता था, ठीक है। शाम तक पैर सूज जाता था ऐसे। फिर मेरे को आहिस्ता आहिस्ता कुछ, अब्बास मास्टर ने कुछ नहीं कहा ओके कि भाई वो हमेशा अपने साथ रखने लग गए। मैं क्रीचर तक उनके साथ काम किया। अच्छा तो फिर मेरे को कुछ ऐसे लगा कि मैं शायद मतलब कि कुछ वजन बन के चल रहा हूँ, यानी कि एक एक अंदर से एक अंदर से कि भाई मैं, एक मेरे को आके बैठ जाता हाँ हूँ। हाँ सेल्फ अब्बास, रिस्पेक्ट वाली एक हाँ, बात जाग गई, अब मतलब पंजाबी आदमी हो। पंजाबी आदमी, हम्म, थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं फील यार। होता था हाँ कि हाँ भाई ये मेरे को अपना कुछ करना चाहिए। हाँ। तो मैंने क्रीचर के टाइम ही है ना एक डिसाइड किया कि मैं एक्शन डायरेक्टर बनूं। ठीक है। तो सॉरी। हम्म। तो मेरे को है ना, कोई सहयोग तो है नहीं था, क्योंकि हम्म। 21 महीने बेड के ऊपर था। मेरे ठीक है। ऐसे रिलेशन टोटल खत्म हो गए थे। ओके कुछ लोगों ने तो ये समझ लिया था कि शायद मेरी डेथ हो गई है। ओके। मेरे को कोई
कहीं भी जाते थे कि कौन दीपक शर्मा, वो तो मर गया था यार, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ ऐसा बोलते हैं। तो वो मेरा मतलब कि थोड़ा बहुत डाउनफॉल था। हाँ, डिप्रेशन वाला कह लो थोड़ा हाँ, बहुत। डिप्रेशन हाँ, वाला। थोड़ा आ तो जाता उस है। टाइम मेरे को है ना मतलब कि मिस्टर विक्रम दहिया जो कि मेरे असिस्टेंट थे, हम्म। वो मेरे को कहते हैं कि आपको मैं एक सीरियल दिलाता हूँ। ओके। तो उन्होंने सिनेटेक का एक आकाशदीप का मेरे को सीरियल दिलाया, अच्छा जिसका नाम था भूत आया। अच्छा। तो एज ए एक्शन डायरेक्टर पहला पहला सीरियल आपने मैंने सीरियल से स्टार्ट किया, सीरियल से स्टार्ट किया। उसके बाद? उसके बाद फिर करण मल्होत्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, ठीक है। जबकि माय नेम इज खान उनके साथ किया मैंने। और असिस्टेंट है उसमें उसमें। असिस्टेंट एसोसिएट थे हाँ, वो वहाँ एसोसिएट थे पर उसमें। करण जोहर के। और आशुतोष ग्वारिकर के जोधा अकबर में थे। तो मतलब कि वो मेरे को बहुत मानते थे, ठीक है यानी कि अपने अच्छे दोस्तों में मानते थे करण ठीक है। मल्होत्रा। तो उन्होंने बल्कि एक्सीडेंट से पहले मेरे को एक वादा भी किया था कि मैं आपको शुद्धि पिक्चर दूंगा, ओके पर उनका वादा नहीं टूटा। और मैं खुद लेट हो गया था एक्सीडेंट के चक्कर में। ओके, और शुद्धि भी नहीं बनी? शुद्धि बनी नहीं, हाँ क्या पता शायद मैं ठीक होता तो बन हाँ, जाती। बिल्कुल शुद्धि नहीं तो ऐसा बनेगी, था। हाँ। तो तो पहला जो ब्रेक था वो कहाँ पे? फिर मेरे को करण जी ने, मैं मिलने जाता था करण तो जौहर या नहीं, करण करण मल्होत्रा जी? मल्होत्रा अच्छा, से करण मल्होत्रा जी। धर्मा प्रोडक्शन ओके में ओके। मिलने जाता था। तो वहां पर उन्होंने एक रेफर किया कि भाई आप है ना, उसका ना क्या है, ये पिक्चर स्टार्ट हो रही है हमटी शर्मा की दुल्हनिया। हाँ, हम्टी शर्मा की, वरुण धवन वाली, हाँ, वरुण धवन वाली। आलिया भट्ट। तो वो वरुण धवन वाली पिक्चर मेरे को है ना मतलब कि एज ए एज ए एक्शन, एक्शन डायरेक्टर वो आपकी मिली, पहली फिल्म थी? पहली पिक्चर थी। ठीक है। तो उसमें काफी सहयोग विक्रम दहिया का भी था। ओके तो विक्रम दहिया को मेरे साथ हमेशा ये रहा कि भाई उसका ना क्या, वो एक्शन डायरेक्टर अभी नहीं बनेगा, पर ओके वो आपके मेरे साथ रहेगा। ओके। चलो, एक आदमी का, हर आदमी का तरक्की करने का एक बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि फर्ज है कि भाई तरक्की करे। तो वो आगे बढ़ने के लिए उसने फिर कुछ चंद दिनों में एक्शन डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा उसके बाद फिर मेरा हमटी शर्मा दुल्हनिया करने के बाद फिर मैं एक डाउनफॉल में क्या हुआ, एक छोटा एक्सीडेंट फिर मेरा हुआ। तो जो जितनी चीजें लाइनअप थी वो सब दो तीन बड़ी फिल्में आपकी सब मतलब हाथ से निकल गई, मतलब ये कह लीजिए। यानी कि बड़े मेरे पास बैनर थे, तो वो बड़े बैनर मेरे हाथ से चले गए, ओके जिसके कारण मैं फिर भी जीरो पे आ गया। ओके। फिर वापस मैं बाउंस बैक की, फिर फिर वापस कैसे हुआ? फिर वापस आया तो मेरे एक मिस्टर है नारायण जी है, उन्होंने मेरे को पिक्चर दिलाई शोरगुल। अच्छा तो शोरगुल पिक्चर के अंदर मेरे एक्शन की काफी तारीफ हुई अच्छा। हुई कोमल नाटा ने उसके अंदर मेरे बहुत मीडिया में तारीफ की ठीक है। कि भाई मेरे एक्शन की काफी, मतलब कि वो ऐसे दंगे फसाद जो हो रहे हैं वो हम्म रियल में ऐसा हो रहे हैं। हम्म। तो वो कोमल नाटा जी ने उसके रिव्यू दिए। उसके जरिए मतलब कि मेरे पास बैकबोन नहीं है, पर यह है कि जहां भी मैंने काम किया है, वो वापस, हाँ, और तो वहां से आपका वापस कम बैक हो गया। वापस अभी आप वापस कम पंजाबी बैक। फिल्में कर रहे हैं, पंजाबी भी कर आप रहा हूँ, साउथ हिंदी भी भी कर कर रहा रहे हूँ। हैं, आप हाँ, हिंदी कर रहे हो, आप हिंदी वेब कर, सीरीज कर रहे हो, जी जी जी, और आप मेरी आने वाली मेरी फिल्म भी कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, अच्छा दीपक जी, मैं आपसे जो जो ऑडियंस जानना चाहती है, एक एक्शन डायरेक्टर एक्शन कैसे डिजाइन करता है? जैसे हम लोग शॉर्ट डिजाइन करते हैं अपना सीन वाइज, बट वैसे डायरेक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, डायरेक्टर आपको पूरा बताता है कि भाई मेरा आर्टिस्ट ये, बट वो पूरा डिजाइन करना सीन, वो अपने आप में एक दुनिया है, जी, क्योंकि उसमें आप हीरो को या विलन को जो भी है, वो हीरो का हीरोइज्म आपको दिखाना पड़ता है पूरा पूरा, और वो इजी नहीं है। देखो सर, पता क्या होता है कि डायरेक्टर के नरेशन के दरमियान में हम्म। क्या होता है कि कुछ लोग अ, कुछ फिल्मों की कॉपी करते हैं, मतलब रेफरेंस दे देते हैं रेफरेंस दे कि हाँ देते मुझे हैं। ऐसा चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ओके मेरा पता नहीं क्या है कि मैं डायरेक्टर के नरेशन, और डायरेक्टर मेरा कैप्टन होता है। ओके। तो डायरेक्टर के नरेशन के दरमियान में वो कहानी मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। ठीक है वो। तो अब वो हम है ना मतलब कि उसका स्टार्ट डायरेक्टर की तरफ से हमारे को मिलता है कि एक्शन का स्टार्ट यहाँ से है, ठीक है, तो एंड यहाँ हमारे को चाहिए। चाहिए तो उसके बीच में क्या कोरियोग्राफ बीच कर में सकते हो? कोरियोग्राफ करना है जो कि कहानी से रिलेटेड हो। हाँ, ओवर नहीं, मतलब अलग नहीं जाना चाहिए, हाँ, हट के नहीं जाना चाहिए। हाँ, कहीं ऐसा कुछ वो कुछ लोग, कैरेक्टर भी मेंटेन हाँ, कैरेक्टर रहे, मेंटेन मेंटेन है। ये नहीं कि कैरेक्टर से हाँ, बाहर करके चल हाँ, रहे। मैं वो बाहर नहीं जाता हूँ कि ओके। भाई ऐसा है कि भाई कहानी गांव की चल रही है और मैं मार्शल आर्ट हाँ दिखाऊं हाँ वहां पर, हाँ हाँ। जूडो कराटे, वो नहीं होता। मैं एक्शन डायरेक्टर को मद्देनजर है ना, एज ए डायरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए, कहानी और स्क्रिप्ट को कहानी मतलब को, रखते हो, स्क्रिप्ट को कैरेक्टर को, मध्य अपने फिर आप दिमाग अपना में डिजाइन रखते करते हुए हैं मैं अपना, डिजाइन करता फिर हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट डिवीजन करते हाँ, हैं। शॉर्ट डिवीजन। तो इसमें आप रिहर्सल भी करवाते हैं आर्टिस्ट की, या खुद भी रिहर्सल करते हैं, ऐसा कुछ?
हाँ, आर्टिस्टों से भी रिहर्सल कराते हैं सर। अच्छा। आर्टिस्ट है ना, मतलब कि थैंक गॉड कि जितने भी आर्टिस्ट मेरे साथ काम कर चुके हैं, हाँ जी। उनका हमेशा कोऑपरेशन रहा मेरे साथ। अच्छा। अच्छा पाजी, ये बताओ कि ये आपको इंग्लिश एक्शन ज्यादा पसंद है या फिर आपको ज्यादा देसी एक्शन पसंद है? नहीं, देसी मतलब दबंग जैसा, साउथ में जैसे चलता है, या इंग्लिश एक्शन ठा 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 और बिल्कुल एक एक वायर वर्क वाला जल कर लीजिए जाता जो नहीं, इंग्लिश फिल्मों में भी होता है। देखो पता क्या होता है कि वो डिजर्व करता है कि भाई हमारे सीक्वेंस के ऊपर इंग्लिश एक्शन बहुत अच्छा होता है, नो ठीक डाउट, ठीक है। बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और हमारी जो ऑडियंस है वो हार्ड ईटिंग के ऊपर है, ठीक है। ठीक है। जैसे कि दबंग हो गई। ठीक है। इसको इस हमारी ऑडियंस इसको ज्यादा मासेस पसंद करती है, मासेस को पसंद, मासेस और वाला। कहीं ना कहीं फिर इंग्लिश एक्शन को भी पसंद करती है। बिल्कुल। तो हम दोनों चीजें करना जानते हैं, तो आप दोनों का, दोनों दोनों की का मास्टरी, मतलब कि आपको ये नहीं किसी कि टाइप भाई, की भी वो हाँ, एक्शन हो आप करके दे दोगे। कि भाई हम ऑडियंस को भी मद्देनजर रखते हुए अपने मतलब कि ऑडियंस को क्या पसंद हो, अच्छा। क्योंकि पिक्चर के अंदर ऑडियंस भी अप्रिशिएट करो और पर लॉजिक के साथ होना चाहिए। अच्छा, आप हाँ, स्टंट मैन रहे हैं तो स्टंट मैन का तो दर्द आप बटोबेस जानते हैं, वहां से आप एक्शन डायरेक्टर बने, और ज्यादातर एक्शन डायरेक्टर में स्टंट मैन थे सबके सब, जी बाद में जी एक्शन बने। जी जी। तो आप स्टंट मैन का एक एक्शन डायरेक्टर के लिए क्या क्या सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? क्योंकि हर हर सब्जेक्ट अलग है, हर एक्शन अलग है, और एक फिल्म की अगर मैं बात करूं, अगर 3-4 एक्शन सीक्वेंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, तो हम्म, अलग बिल्कुल दिमाग चलाना है आपको हर बार, हाँ और आपको सेटिस्फाई करना है, एक्टर को भी करना है और आपको डायरेक्टर को भी करना है और बिल्कुल प्रोड्यूसर को भी करना है, क्योंकि उसका तो बजट है, बिल्कुल उसको तो आपको पता है कैसे होता है, और टाइम पे खत्म करना है। बिल्कुल। तो मेजर प्रॉब्लम क्या आती है जो एक एक्शन डायरेक्टर को फेस करनी पड़ती है? समय की। समय हाँ, की। क्योंकि हमें समय बहुत कम मिलता है। हाँ, तैयारी के क्योंकि लिए। हाँ, क्यों मोस्टली पता क्या होता है कि डायरेक्शन टीम अपना कर रही है, हम ये नहीं कहते कि वो काम ना करे, पर हमारे साथ कहीं ना कहीं बंदिश होती है कि भाई आपको इतने समय में करना है, खत्म करके देना क्योंकि कोई भी सीक्वेंस को वाइंड अप करने में टाइम है। लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्शन ये नहीं होता कि दो लातें मार दी, दो मुक्के मार नहीं दिए, नहीं एक्शन हो नहीं गया। नहीं। एक्शन भी स्टोरी से रिलेटेड होता है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको उसके साथ लेके जाना, हाँ। और कहाँ पर क्या है, कहाँ पर इमोशन है, कहाँ पर वो डायल टॉकी पोर्शन है, वो वहां पर लेके आना, वो हमारे को सब है ना मतलब कि देना पड़ता है। तो पर हमारी सबसे बड़ी मुश्किल होती है समय। समय, मेन समय। ये समय। मेरे पे बोला कि मैंने पाजी को बोला मेरी फिल्म के अंदर समय नहीं मिलेगा, कह रहा मैं कर दूंगा। हाँ तो पाजी ये बताइए कि अगर आज के बच्चे हाँ। जो एक्शन डायरेक्टर बनना चाहते हैं या स्टंटमैन बनना चाहते हैं, आप उनको कोई एक एडवाइस देना चाहें कि वो कैसे आए फिल्म इंडस्ट्री में? उनको जिनको सिर्फ स्पेसिफिक आजकल तो सोच के ही आ रहे हैं कि हमें एक्शन डायरेक्टर बनना है, हमें फलाना बनना है, ये डायरेक्टर बनना है, तो एज मैं बोलूँ अगर स्टंटमैन या एज उनको एक्शन डायरेक्टर बनना है, तो वो कैसे, मतलब एक एडवाइस वो कैसे आए? देखो, मेरी आपके लिए एक सलाह है कि भाई एक्शन ज्वाइन करना है हम्म। तो वो जरूर करो। मैं ये नहीं कहता कि आपका मॉरल डाउन नहीं कर रहा हूँ। आप है ना मतलब कि फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ो, पर उसके अंदर आपको आपकी डेयरिंग और आपकी हिम्मत और आपकी जितना आप अपना इनपुट दे पाओगे, हम्म। उतना आप आगे बढ़ोगे। आप ये ना सोचें कि भाई हम मेरे को आज पर डे मिल रहा है और कहीं नजर बचाऊं काम से, कहीं दीवार के हाँ पीछे हाँ छुप बिल्कुल, जाऊं, हाँ कहीं पर वो ये नहीं हो, करना। ये मत करना। काम मतलब चाहे छोटा काम है चाहे हाँ बड़ा काम है वो करना है। हाँ। और एक बात ये स्पेशली है कि भाई जो भी एक्शन हो रहा है, हम्म। सपोज करो किसी और का एक्शन हो रहा है, किसी और स्टंटमैन का एक्शन हो रहा है, उसको गौर से देखो, ओके, ऑब्जर्व करो हर चीज को मतलब। उसको ऑब्जर्व करो कि वो कल को वो आपको भी आ सकता है, ओके, तो वो आपके लिए मतलब बेटर फील्ड रहेगा। पे हर चीज को ऑब्जर्व हर करो, चीज, स्पेशली हर एक्शन को एक असिस्ट केबल करो वर्क अच्छे हो, से। हाँ, केबल वर्क हो, ये नहीं कि भाई सेट के ऊपर, मेरा क्योंकि काम है मैं अपना करूंगा, हाँ, दूसरा काम तो नहीं देखूंगा मैं। हमारे टाइम में मोबाइल ये कुछ नहीं होता था, हमारे डायरेक्टर एक्शन डायरेक्टर खड़े हैं तो हम खड़े हैं। ओके। आज की डेट में कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ओके। कि भाई अपना शॉट दिया, और मोबाइल लेके बिजी हो गए, चलेगा चलेगा। फेसबुक और हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर बिजी हो गए। हम ऐसा नहीं, हम सीखते रहते थे कि डायरेक्टर एक्शन डायरेक्टर ने कौन सा लेंस लगाया है। मतलब आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए हाँ, अगर एक्शन ज्ञान डायरेक्टर होना बनना है, कि चाहिए। कैमरे से एक्शन, लेकर हम कैसे शॉट लगा रहा बिल्कुल बिल्कुल, है, इस एक्शन पे ऐसा शॉट क्लोजअप क्यों लिया, वो मतलब हर हर चीज चीज को ऑब्जर्व करो। हर आप कहें नहीं चीज कि आपका काम खत्म हो गया और चले गए सेट बिल्कुल से, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि स्टंटमैन, एज ए स्टंटमैन बनना है, स्टंटमैन के लिए आपकी हाइट पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। ओके। ये नहीं कि भाई मैं आपको ये नहीं कि भाई छोटी हाइट के नहीं बनते, छोटी हाइट के हम लेते हैं स्टंटमैन, पर उनको स्पेशल कैटेगरी में कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हाँ, करें।
हाँ जो कि हमारा स्टंटमैन ना काम कर सकता हो। ठीक है ठीक तो है। आप प्लीज है ना, मतलब कि जो पर्सनालिटी stuntman- वैसा आपका बिल्ड अच्छा हाँ, होना build चाहिए, होना आपकी चाहिए। बस हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ बहुत क्योंकि अच्छी वो होनी स्टंट को चाहिए। आप बिल्कुल, देख बिल्कुल। सको। और कोशिश करें कि कोई नशा और कुछ वो उससे उससे अवॉइड, उससे उसको दूर रहे, रखें उससे अपने आप को। हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं अभी? देखो, आप सबके मतलब कि अप्रिशिएट करने के ऊपर ही हम स्टंटमैन या एक्शन डायरेक्टर आगे बढ़ते हैं। फिल्म में आप एक्शन देखते हैं, और जब मैं भी एज ए ऑडियंस देखता था, पिक्चर देखता था, हीरो मतलब कि विलन पिट रहा है और हीरो मार रहा है, तो ऑडियंस चिल्लाती थी मारो और मारो और मारो इसको, वो मतलब हाँ कि डेफिनेटली वो एक वो रियलिटी, एक हाँ होता था। हाँ। तो आपके जरिए ही हम हैं, हम्म। आप हमें पसंद करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यानी कि देखा जाए तो एक अन्नदाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे दीपक शर्मा जी, एक्शन डायरेक्टर। एक मेरी आपसे सलाह है, ये शो को जरूर देखना। ये शमी छाबड़ा जी ये शो बना रहे हैं, ये आप सबके लिए बना रहे हैं, तो प्लीज इसको जरूर देखना। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो ये थे हमारे एक्शन डायरेक्टर दीपक शर्मा जी। साइन कीजिए नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे। बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर हैं और क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हैं, और मेरी नेक्स्ट फिल्म जो है वो पूरी एक्शन के ऊपर है, तो सर ही कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमी ट्रैवल लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। तो ये थे हमारे आज के टैलेंट जिसके बारे में आपने जाना और देखा। तो अभी वक्त है हमारी हेल्थ टिप का। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ हेल्थ टिप पे जाने से पहले कि आपको अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपाल भाती आपको 5 से 10 मिनट करना ही है। आपको 2 लीटर से लेकर 4 लीटर तक पानी डेली पीना ही है। आपको खाना खाने से 1 गिलास पानी पहले पीना है, और खाना खाने के बाद आपको 1 गिलास पानी पीना है। आपको सफ़ेद नमक और चीनी आपको नहीं यूज़ करनी है। आपको आपकी लाइफ के अंदर जो कलौंजी वाला मैंने आपको पानी बताया, मेथी दाना वाला, आपको यूज़ करना ही है। डेली 3 गिलास आपको पीना ही है। तो आज की हमारी हेल्थ टिप जो है वो है आइस के ऊपर। आइस वीक हो जाती हैं, जलन होती है, वो चीज़ें होती हैं। तो आइस के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है आपकी थूक, सलाइवा जिसको बोलते हैं, वो भी सुबह की। जब आप सुबह उठते हैं तो बिना कुल्ला किए हुए, मतलब सुबह बेड पे जब होते हैं तो आप सलाइवा लीजिए अपना, और सलाइवा को अपन दोनों आइस में डालिए, और आइस को 1-2 मिनट तक बंद करके रखिए, और आइस को हमेशा ठंडे पानी से धोइए। ये सलाइवा आपकी आइस की जो कमजोरी हैं वो दूर करेगा, और आपकी आई साइड को अच्छा करता है। और इस पे रिसर्च हो चुकी है, इसलिए बता रहा हूँ। कोई कुल्ला नहीं करना, कुछ नहीं करना। और दूसरी रेमेडी है इसकी, आप 100 ग्राम सौंफ लीजिए, सौंफ, हरे सौंफ आते हैं वो। 100 ग्राम मिश्री लीजिए, मिश्री आपको धागे वाली लेनी है। 100 ग्राम बादाम लीजिए, तीनों को ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर बन जाएगा। 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच डालिए, थोड़ा सा बॉईल कीजिए। जब वो पौना गिलास आ जाए तो उसको वार्म भी पी सकते हैं, और उसको जब ठंडा है तब भी पीजिए। सुबह और शाम में पीजिए। ये आई साइट के लिए बहुत अच्छी टॉनिक है, कह लीजिए। आई साइट के साथ साथ ये आपको एनर्जी भी देगा। तो ये अप्लाई करके देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस शो के स्पॉन्सर है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद, माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाज़ियाबाद। और मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए लाफ्टर राइड के साथ में, एक नई टैलेंट और एक नई हेल्थ टिप के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमी ट्रैवल लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक जो करना है करिए, अपने माँ बाप को परेशान मत कीजिए, आसपास सफाई रखिए और देश का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर, गुड बाय, बाय।